बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा है। आई एम करेंटली डूइंग माई MBBS। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा लेंथी है। आज हम बात करने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर। वो मरीज़ जो कि थायराइड का शिकार हैं, थायराइड के किसी मर्ज़ का शिकार हैं, या फिर वो लोग जो समझते हैं उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो आज कंप्लीट वीडियो होने वाली है। तो वीडियो का पैटर्न मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम थायराइड के बारे में बात करेंगे, होता क्या है, उसके फंक्शंस। उसके बाद हाइपोथायराइड क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, टेस्ट क्या करवाए जाते हैं, मेडिकेशंस क्या दी जाती हैं। उसके बाद डाइट के ऊपर आएंगे, कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी, कौन सी खानी है। पूरा डाइट प्लान एक्सप्लेन करूँगा, उसके साथ एक्सरसाइज भी बताऊँगा। तो वीडियो आपने कंप्लीट ज़रूर देखनी है। तो चलें शुरू करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ID स्क्रीन पर होगी। इससे पहले अगर हम बात करें कि थायराइड क्या है, अब अगर आप अपनी गर्दन को देखें तो यहाँ पर एक ग्लैंड मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अगर मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन समझा सकूं तो अगर आप यहाँ पर देखें, मर्दों में एक उभरी हुई जगह होती है, इसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल। अगर पता नहीं आपको नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो, तो ये जो जगह होती है मिड लाइन के अंदर होती है। इससे थोड़ा सा नीचे आपके पास एक बटरफ्लाई शेप्ड एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड। अगर इस तरह करके मैं दिखा सकूं, इस एरिया के ऊपर एक ग्लैंड होता है जहां पर, जिसको हम कहते हैं थायराइड, बटरफ्लाई शेप्ड होता है। इसका जो बेसिक फंक्शन है, ये 3 हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। नंबर 1 T3 जिसको हम ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं, T4 जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, और जो तीसरा हार्मोन होता है वो कैल्सिटोनिन होता है। जो पहले 2 हार्मोन हैं T3 T4, ये इम्प्लिकेट होते हैं आपकी थायराइड की डिजीज़ के अंदर। कैल्सिटोनिन का जो फंक्शन है वो सेपरेट है, कैल्शियम, और उस हवाले से हम बात करें, उसको हम डिस्कस नहीं करें, हम T3 T4 के ऊपर ही बात करेंगे। अगर हम बात करें कि ये T3 T4 क्या है, अब ये इनको हम, एक को हम थायरॉक्सिन कहते हैं और एक को हम ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं। अब ये जो T4 होता है ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर लोगों को ये समझ नहीं आती, अक्सर मैंने वीडियोस में भी लोगों को सुना, वो कहते हैं T4 इंपॉर्टेंट है। हालांकि T4 इंपॉर्टेंट नहीं है। T4 रिलीज़ बहुत ज़्यादा होता है आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है आपके टिश्यूज़ के अंदर, आपके लिवर के अंदर, इनटू T3। तो T3 अफेक्ट करता है आपका मेटाबॉलिज्म। ज़्यादातर कंट्रोल T3 के थ्रू होता है जिसको हम ट्राईआइडोथायरोनिन कहते हैं। थायरॉक्सिन भी अल्टीमेटली T3 में ही, तो फंक्शन T3 के हैं। तो अब ये जो आपके थायराइड हार्मोन्स हैं, इनका बेसिक जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर होता है। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट, उसको मेंटेन करके रखना, उसको इंक्रीज़ करना, उनको डिक्रीज़ करना, ये सब डिपेंड करता है आपके थायराइड हार्मोन पे। तो एक तो आपका फंक्शन आ गया, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, रेगुलेट करवाता है। सेकंड, ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर, ब्रेन की ग्रोथ के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप लोग सिर्फ यही समझते हैं प्लस इसका मेटाबॉलिज्म के साथ इसका जो रोल है वो ग्रोथ के अंदर भी है, बच्चों की डेवलपमेंट के अंदर। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों में आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयोडीन रिक्वायर होता है थायराइड हार्मोन्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करते हैं, यानी आपके कार्ब्स को डाइजेस्ट करते हैं। इसके साथ आपके पास जो फैट मेटाबॉलिज्म होता है इसको भी इंक्रीज़ करते हैं। तो और एक और फंक्शन होता है, आपके लिवर में जितने भी फैट्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, उनको भी रिमूव करवाता है। तो ये जो पॉइंट है नोट करके रखिएगा, मैं आपको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या है। अब ये वो कंडीशन है जिसमें आपके जो थायराइड हार्मोन्स हैं उनकी कमी हो जाती है। अब इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। समटाइम्स ऑटोइम्यून डिजीज़ भी होती है, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है वही आपकी जो थायराइड के सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। इस कंडीशन को हम अक्सर हाशीमोटो डिजीज़ भी कहते हैं। हाशीमोटो थायराइड डिजीज़ भी इसका नाम आता है। या फिर ये रिलेटेड होता है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो जाता है, जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं, जिसमें आपकी जो नेक है ये काफ़ी सूज जाती है। या फिर आपको इडियोपैथिक वजूहात भी होती हैं कि जिसकी कोई हमें एज सच पता नहीं लग रहा होता कि ये डिज़ीज़ क्यों हो रही है, उन डिज़ीज़ को हम इडियोपैथिक कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से ऑटोइम्यून भी हो जाता है। लेकिन बेसिक अभी भी हम इस डिज़ीज़ को समझ रहे हैं, कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि इस डिज़ीज़ के अंदर
हमारे पास जो थायराइड है, हार्मोन्स हैं, उनकी कमी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि आपको पता कैसे लगेगा कि आपको थायराइड है या नहीं है। आपको मैं कुछ सिम्टम्स बताता हूँ, अगर इनमें से आपको बेशतर हैं या ज़्यादातर हैं तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि आपको थायराइड हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थायरोइडाइटिस, अगर आपके गले के एरिया के अंदर सूजन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, तो तब भी आपको थायराइड हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो रहता है जिसकी वजह से आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, तो तब भी आपको हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, स्लगिशनेस रहती है, आप दिन में 12-12, 14-14 घंटे सोते रहते हैं, तो तब भी थायराइड के मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इसके साथ साथ अगर आपका हार्ट रेट काफ़ी कम रहता है, दिल की धड़कन थोड़ी सी कम रहती है, मस्कुलर स्लगिशनेस है, मस्कुलर पेन वगैरह रहता है, मेंटल स्लगिशनेस रहती है, कन्फ्यूजन रहती है, नर्वसनेस रहती है, तब भी आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो तब भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक बहुत ज़्यादा जो सिम्टम होता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे कि जो थायराइड का फंक्शन होता है आपके लिवर में से जो फैट्स होते हैं, फैटी एसिड, उनको रिमूव कराता है। जब थायराइड की कमी हो जाती है तो आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, और अल्टीमेटली अगर आप थायराइड ठीक ना करवाएं तो आपको जो दिल के अमराज होते हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होती हैं, वो भी हो सकती हैं। तो ये यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर एक सिम्टम मिस हो गया था तो ये मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक इसका सिम्टम होता है, इसको हम कहते हैं मिक्सिडीमा। इसमें बहुत एक स्पेसिफ़िक किस्म का हाइपोथायराइड का ये सिम्टम है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी फेस लुक होती है चेंज हो जाती है, ऐसे लगता है कि आपके फेस के ऊपर चर्बी जमा हो चुकी है, और आपकी आंखों के नीचे बैगीनेस हो जाती है, यानी ऐसे लग रहा होता है जैसे आंखों के नीचे पानी जमा है, एडीमा सा हो जाता है। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है हाइपोथायराइड का। अगर आपके चेहरे पे आपको फील होता है बहुत ज़्यादा सूजन है, या ऐसे फील होता है चर्बी जमा हो गई है और आपकी आंखों के नीचे बैग्स बन गए हैं, तो तब भी आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपको हाइपोथायराइड है और आप अपना चेकअप करवाएं। तो अगर आपको सिम्टम्स हों तो आपको ज़रूर चेक करवाना चाहिए कि आपको हाइपोथायराइड है या नहीं। TSH और T4 के लेवल्स चेक किए जाते हैं इसके डायग्नोसिस में। अगर ये अब नॉर्मल हों तो फिर आपको डायग्नोसिस दिया जाता है कि आपको हाइपोथायराइड है या नहीं है। इसके ट्रीटमेंट में ज़्यादातर थायरॉक्सिन टैबलेट्स दी जाती हैं जो कि सिंथेटिक थायरॉक्सिन होता है, और ये जो इलाज है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो आप ये जो मेडिसिन है इससे जान छुड़ा सकते हैं। तो मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ, एक कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं और जो हाइपोथायराइड है इसको काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें मैं आपसे ऐसी शेयर करूँगा जो कि आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है आपको हाइपोथायराइड है। नंबर 1, एग्स। एग्स के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं कोलिन, जो कि आपकी हाइपोथायराइड की कंडीशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ मीट इस्तेमाल करना है, सी फूड इस्तेमाल करना है, सीड्स इस्तेमाल करने हैं। इनके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं सेलेनियम। सेलेनियम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी थायराइड फंक्शनिंग के लिए। इसके साथ साथ आयोडीन सप्लीमेंटेशन भी देखनी है, लेकिन आयोडीन का जो लेवल है वो आपने देख लेना है, क्योंकि अगर आप आयोडीन बहुत ज़्यादा लेना शुरू करेंगे तो ये आपको हाइपोथायराइड की जो कंडीशन है उसको बहुत बुरा बना देगा। तो थायराइड को जो आयोडीन की कंसंट्रेशन है उसको लेना है, बट इन कंट्रोल अमाउंट्स। इसके साथ साथ जिंक को आपने ज़रूर शामिल करना है मीट की सूरत के अंदर। इसके साथ जो बी वाइटामिन से स्पेसिफिकली विटामिन B12 वगैरह, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, विटामिन B12 वगैरह, सेलेनियम, जिंक, इनकी आप सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं सेपरेट सप्लीमेंट्स के फॉर्म में, लेकिन वो आपने अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवानी है ताकि वो उसकी अमाउंट आपको सेट कर दे। मोस्ट प्रोबेबली जो डॉक्टर्स होते हैं वो साथ ये जो सप्लीमेंट्स हैं वैसे देते भी हैं। तो अगर आपने ये लेने भी हैं तो आपने अपने डॉक्टर से पूछ कर और उनसे लिखवा कर तब इस्तेमाल करने, और ख़ुद आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि आयोडीन अक्सर लोग ख़ुद इस्तेमाल करने लग जाते हैं और वो फिर ज़्यादा नुकसान होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये वो चीज़ें थी कि जो आपने मस्ट लेनी है। इसके साथ वो चीज़ें जो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, सबसे पहले क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, यानी कि कैबेज हो गई, फूल गोभी, बंद गोभी, इसके साथ साथ स्पिनच कच्ची फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं लेनी। इसके साथ साथ शलजम इस्तेमाल नहीं करने, टर्निप्स इस्तेमाल नहीं करने। इसके साथ साथ सोया प्रोडक्ट, सोयाबीन हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, ये इस्तेमाल नहीं करना।
इसके साथ साथ कैफ़ीन इस्तेमाल नहीं करनी, कोशिश करें कम इस्तेमाल करें चाय कॉफ़ी, क्योंकि थायरॉक्सिन की जो अगर आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं या वैसे भी अगर थायरॉक्सिन थोड़ा प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको अफेक्ट करता है। इसके साथ साथ बेरीज़ वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह। इसके साथ साथ शुगर इस्तेमाल नहीं करनी, कोशिश करें शुगर इस्तेमाल ना करें, जंक फूड इस्तेमाल ना करें, प्रोसेस फूड इस्तेमाल ना करें। कार्बोहाइड्रेट्स आपने कम कर लेनी है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स तो इस्तेमाल करने ही नहीं, मैदा हो गया, इससे बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं तो ये चीज़ें आपने कोशिश करनी है नहीं इस्तेमाल करनी। अब आप सोच रहे होंगे सारी चीज़ें जिसने मना कर दी हैं तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे। कोशिश करें कि जो रेगुलर ऑयल्स होते हैं लाइक वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, सनफ्लावर ऑयल्स होते हैं, इनको भी आप कम से कम इस्तेमाल करें। अब मैं कुछ सब्सिट्यूट बताता हूँ। अगर आपने ऑयल इस्तेमाल करने की कोशिश करें, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें या कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा है हाइपोथायराइड के लिए। अगर आपने कार्ब्स में मल्टीग्रेन का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, होल व्हीट का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोटीन के अंदर आप मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें कोई रोक टोक नहीं है। सी फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के अलावा अगर आप वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर वगैरह हो गया ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं तो आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं लेनी। एक रफ सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। डाइट प्लान एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज बता दूं। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको हाइपोथायराइड है, क्योंकि एक्सरसाइज आपके ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाती है, आपकी थायराइड की फंक्शनिंग को बढ़ाती है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हाइपोथायराइड से जो लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें, 10,000 स्टेप्स से स्टार्ट करें, रनिंग पर आएँ, जॉगिंग पर आएँ। अगर वो नहीं कर सकते तो आप और भी बहुत से एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक पुशअप्स लगा सकते हैं, क्वाड्स कर सकते हैं, लंजेस वगैरह लगा सकते हैं, या अगर स्टेयर क्लाइंबिंग करना चाहें तो आप वो कर सकते हैं। साइकिलिंग अगर आप कर सकते हैं तो घर के अंदर अगर आप सीढ़ियाँ वगैरह ज़्यादा चलते हैं तब भी आपकी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता रनिंग वगैरह कर सकें, अगर आप जिम वगैरह करते तो बहुत अच्छी बात है। तो कुछ ना कुछ मतलब कहने का मकसद ये है कि आपने एक्टिविटी ज़रूर करनी है, क्योंकि अगर आप एक्टिविटी करेंगे, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो ये हाइपोथायराइड डाइट के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइजेस करें, देखिएगा बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बेसिक डाइट प्लान पर आएँ तो मैं आपको एक रफ सा एक आइडिया दे देता हूँ, तो आपको फिर आप एडजस्ट खुद कर सकते हैं। तो 3 मील्स होते हैं हमारे रेगुलरली। ब्रेकफास्ट के अंदर आप कोशिश कर सकते हैं अंडे इस्तेमाल करेंगे, ऑमलेट बना लें, फ्राइज के साथ आप एक ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल कर लें प्रेफरेबली, तो आप इसको इस्तेमाल कर लें। या फिर आप अगर एक मल्टीग्रेन रोटी इस्तेमाल कर लें, साथ अंडे इस्तेमाल कर लें, ये भी अच्छा रहेगा। ब्राउन ब्रेड के साथ अगर आप चिकन सैंडविच बना लें तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। या आप ओट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसके अंदर आप अगर कुछ फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका जो है वो ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर हम लंच की बात करें तो लंच में आप कोशिश करें कि आप अगर रोटी इस्तेमाल करें तो मल्टीग्रेन या होल व्हीट की इस्तेमाल कर लें, साथ सालन इस्तेमाल कर लें। सालन में कोशिश करें कि गोश्त वाला सालन हो तो अच्छी बात है, या फिर चने या लोबिये का या दाल का सालन हो, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ सकता है ब्राउन राइस इस्तेमाल कर लें, साथ चने या लोबिये का सालन इस्तेमाल कर लें। या फिर आप इस करें रोटी और साथ कोई पीस इस्तेमाल कर लें चिकन का ग्रिल्ड स्टीम फॉर्म में। या फिर आप रेगुलर जो राइस होते हैं या रोटी होती है उसके साथ चने का सालन या फिर कोई लोबिया या फिर दाल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका लंच हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आपके जो डिनर की, उसमें भी आप कोशिश करें कार्ब्स कम ले लें, एक सैलड बना लें, उसके अंदर वो कैबेज वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करने, आप टमाटो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यूकम्बर्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ चिकन इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो एक अंदर लोबिया डाल लें, चने डाल लें, तो एक इस तरह चाट सी बना सकते हैं। या फिर आप उसी तरह मल्टीग्रेन रोटी इस्तेमाल कर लें, होल व्हीट रोटी इस्तेमाल कर लें, साथ सालन इस्तेमाल कर लें। सैलड के अंदर आप खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर कार्ब बिल्कुल ना लेना चाहें तो आप एक ग्रिल्ड चिकन या फिर कोई बीफ वगैरह का पीस ले सकते हैं, चिकन का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ऑप्शंस मैंने आपको दे दी। सूप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कोई सूप वगैरह बनाना चाहें तो। अगेन कोशिश करनी है कैबेज वगैरह, स्पिनच वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करनी। ये तो हमारा डाइट प्लान हो गया। कुछ चीज़ें आपने ख्याल करनी है कि 2 से 3 लीटर पानी आपने ज़रूर पीना है। इसके साथ साथ जो अपना आखिरी खाना है, डिनर है, 3 से 4 घंटे पहले आप ले लेंगे सोने से। इसी तरह सोने से पहले अपनी कैफ़ीन इस्तेमाल नहीं, चाय कॉफ़ी कोशिश करें कि आप अवॉइड कर लें।
कुछ जगह पर नॉन कैफिनेटेड ग्रीन टी मिलती है, ग्रीन टी के अंदर यानी कैफ़ीन निकाल दी जाती है। तो नॉन कैफिनेटेड अगर ड्रिंक्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि आपने जो मेडिसिन है जो आप ले रहे हैं उसके 2-3 घंटे के अंदर कोशिश करें फ़ाइबर को इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। लाइक सलाद वगैरह जो चीज़, अगर आपने मेडिसिन ली है, जब भी आप ले रहे हैं, जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन का टाइम है, आप 2-3 घंटे तक सलाद वाली कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल नहीं करें। तो क्योंकि वो जो फ़ाइबर होता है काफ़ी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अब्जॉर्ब कर लेता है अपने साथ, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको अवॉइड करें। तो ये आपको मैंने एक डाइट प्लान दिया, कुछ एक्सरसाइज का एक ओवरव्यू दे दिया, तो आप एक अपनी एक हेल्दी लाइफस्टाइल इसको देखते देखते सेट कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट आपको एक्सप्लेन किया थायराइड होता क्या है, ग्लैंड क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, हाइपोथायराइड क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, टेस्ट कौन से होते हैं, ट्रीटमेंट में क्या चीज़ ली जाती है। फिर मैंने आपको लाइफस्टाइल के अंदर कौन सी चीज़ें खानी हैं, कौन सी चीज़ें नहीं खानी, इसके साथ साथ डाइट प्लान भी एक्सप्लेन किया। तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे। वीडियो डेफिनेटली लेट हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, नहीं समझ आ रहा होता मैं किसके ऊपर बनाऊं, तो बिज़ी रूटीन भी चल रही होती है। मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को हाइपोथायराइड है अल्लाह सुब्हान ताला उनको सेहत दे, इंशाल्लाह हेल्दी लाइफस्टाइल अपना, इंशाल्लाह ज़रूर बेहतर हो जाएगा। बहुत से लोगों ने इसको ठीक किया है, आप भी कर सकते हैं। अपने ऊपर यकीन रखें, अल्लाह ताला पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सिचुएशन बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझसे पूछ सकते हैं अगर कोई सवाल हो। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।